हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल ईडू फॉर फ्यूचर्स में। तो बेसिकली आज हम यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। यह जो हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स है उसके बाद की रिएक्शंस है, मतलब उसी चैप्टर्स में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर करा था उसके बाद की यहाँ पे रिएक्शंस है। हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ रखा था देख सकते हैं आप लोग। ये सब जितने भी चीज़ें हैं हम लोगों ने डायपोल मोमेंट, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड वगैरह वगैरह पढ़ रखा था। ठीक है, आई होप आपको वो सब चीज़ें याद होगी, आई होप आपको वो सब चीज़ें रिवाइज्ड होगी। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्टली हम लोग टॉपिक्स पे जाते हैं कि टॉपिक्स हमारा है क्या। टॉपिक्स है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक मतलब होता है प्यार। मतलब कि जो भी ये रिएक्शंस है वो ये कहना चाह रहा है ना कि हमारा जो न्यूक्लियस के प्रति प्यार है वो बढ़ेगा। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस मतलब होता है एक इंसान है और उसको दूसरे इंसान के साथ बदल देंगे तो वो सब्स्टिट्यूशंस कहलाता है। बोला जाता है ना कि एक इंसान के आने पर दूसरा इंसान खुद ब खुद हट जाता है, सेम एज इट इज़। इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए है क्या मैं ये पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आप सोच रहे होंगे कि वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। देखो वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान आता है वो वीक को मार करके भगा देता है। सिंपल, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक वीक न्यूक्लियोफाइल को मार करके भगा दे रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये कोई यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, अब देखो पहला क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RX है। RX को क्या हम लोग कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। RX है और यहाँ पे एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो यहाँ पे OH माइनस है। OH माइनस है। OH माइनस को अल्कोहल का आयंस भी कह सकते हैं, ये वो तो बात की बात है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि पहले RX में से X हट जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? RX में से X हट जाता है तो क्या बच जाता है? R प्लस बच जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हट रहा है उसको क्या हम लोग कहेंगे? आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप कहेंगे। आप देख सकते हैं क्या कहेंगे? आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। ठीक है, और वहाँ पे जो ऐड हो रहा है X के जगह पे OH माइनस, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो क्या कहेंगे इसको? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस है वो जाके R के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ROH उसका फिर X माइनस। यहाँ पे ये जो माइनस है ना वो माइनस नहीं लगेगा, इसको इरेज कर लीजिएगा, आप लोग उसको मत लिखिएगा। ठीक है, वो मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे RX में क्या है? सिंपल सा RX में OH माइनस जोड़ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि OH माइनस ऑलवेज OH माइनस रहता है, नहीं, ये ऐसे रहता है। देखो RX है प्लस NaOH रहेगा या फिर H2O रहेगा। अब H2O को ऐसे लिख सकते हैं ना, H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे OH माइनस तो दे ही सकता है ये इसको। X हटाएंगे, R के ऊपर में माइनस बचा रहेगा, उसके बाद जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? तो OH माइनस जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ROH प्लस माइनस जोड़ दें तो क्या बनता है? कुछ नहीं ना बनता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे होगा कि ROH रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। यही है चीज़ें और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसके मैकेनिज़्म पे। बेसिकली 2 टाइप्स के मैकेनिज़्म होते हैं, एक SN1 एक SN2। मतलब कि क्या है ना, देखो ये जो यहाँ पे हट रहा है, ये हटने का ये मैकेनिज़्म है बेसिकली कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि इसको हटा रहे हैं X को, फिर OH जोड़ रहे हैं। ये SN1 मैकेनिज़्म का प्रारूप है। और SN2 में क्या होता है कि RX में से OH रहता है तो RX और OH ये साथ साथ में दोनों होता है, दोनों हटता है। क्या है मैकेनिज़्म मैं बता दूंगा। पहले आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया था थोड़ा सा। चलो
अब हम लोग पढ़ते हैं पहले एशियन वन है बेसिकली क्या। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि एशियन वन को हम लोग यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप्स RDS होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, मतलब कि ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। यही आपका जो रिएक्शन कितना जल्दी फास्ट होगा, कितना कम स्लो में होगा, कितने कम टाइम में होगा, ये डिसाइड करता है, आपके RDS डिसाइड करते हैं। और जो सेकेंड है वो आपके जस्ट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाते हैं आपके कार्बोकैटायंस पे, वो हैं, ठीक है। अब क्या है मैकेनिज्म, नहीं है मैकेनिज्म, पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पे लग रहा होगा देखने में कि क्या ये सब ट्रिएंगल्स है, डैश डैश है, ये सब क्या है। देखो ये 11th क्लास में पढ़ना होता है। वेज एंड डैश करके एक आपके साइंटिस्ट हैं, और वो यहाँ पे मतलब कोई भी कंपाउंड को प्लेन में शो करने के लिए ऐसे किए हैं। लाइक पहले अगर ये ऐसे हम कर रहे हैं तो ये समझो कि एक प्लेन में है, और अगर ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये दोनों तो प्लेन में है, लेकिन जो ट्रायंगल वाला है वो नीचे है, बिलो द प्लेन है, और ये वाला है आउट ऑफ द प्लेन। जिससे इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि ये देखो ये है, ये प्लेन में, इधर भी प्लेन में है, हाँ इधर भी प्लेन में, इधर भी प्लेन में है, और इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। ऐसे कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो इतना पार्ट है वो ट्रायंगल हो जाएगा, और ये जो इतना पार्ट है वो डैश हो जाएगा। तो उसको ऐसे कर सकते हो। ट्रायंगल के पास यहाँ पे x लगा है, और डैश के पास यहाँ पे r डबल डैश लगा हुआ है, यहाँ पे r लगा हुआ है, यहाँ पे r डैश लगा हुआ है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है कि इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो अब क्या करें कि हम पहले फर्स्ट स्टेप था क्या, हम हमारा जो x है उसको हटाना, तो x हटा देते हैं। तो x हटाएंगे तो x, अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 में से माइनस घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस जोड़ के ना 0 आता है। तो सेम एज इट इज़ मैथमेटिक्स वाला चीज़ यहाँ पे कर दे रहे हैं कि हम हटा रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या हटा दे रहे हैं, माइनस हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है, प्लस बच जा रहा है। अब देखो पहले तो क्या होता था कि ये रहता है कंपाउंड्स, ये ऐसे करके अगर यहाँ से x हटा दे रहे हैं, सॉरी ऐसे था, तो यहाँ से x हटा दे रहे हैं तो बाकी जो बच जा रहा है ना वो प्लेन में सिर्फ आ जा रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि जो हट गया है, हटने के बाद वो जो r डैश है वो ये नहीं है कि वो नीचे है, नहीं वो प्लेन में आ जा रहा है, एक प्लेन में आ जा रहा है। अब देखो कैसे आ जा रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये है वो एक प्लेन में आ गया है, r डैश इधर है, इधर r डैश है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डबल r डैश है, यहाँ पे r डैश है, और यहाँ पे r है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। अब कार्बोकैटायन क्या होता है कि मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज कार्बोकैटायन होता है। इसके बारे में और भी बहुत सारे डिटेल्स मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम बोल करके मैं आगे चला जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और कार्बोकैटायन ऑलवेज ध्यान में रखना है कि प्लेनर फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि दूसरी स्टेप होती है, दूसरी स्टेप है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आपके यहाँ पे आके अटैक करती है। अब नेगेटिव चार्ज है आपके पास, तो आप कहाँ जाओगे, पॉजिटिव चार्ज के पास, ताकि आप जाके स्टेबल हो जाओ, ठीक है। तो वही होती है। अब क्या होता है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आके आपके सेंटर कार्बन पे अटैक करती है। तो अब कैसे करती है, क्या करती है, देखो जब अटैक करती है ना तो वो बिलो द प्लेन, देखो समझाता हूँ फिर से। पहले ये क्या था, प्लेन में था, सिंपल सा प्लेन में था, ये नहीं था कि ये ऊपर है ये नीचे है, नहीं ये ऐसा नहीं था। सिंपल से यहाँ पे देखो, सिंपल सा देखो यहाँ पे प्लेन में फॉर्म कर रहा है, हटा दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे सिंपल सा देखो प्लेन में फॉर्म कर रहा है ऐसे करके। अब क्या हो रहा है कि जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना तो वो ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है, मतलब कि वो परसेंटेज में डिवाइड हो जाता है कि लाइक अगर हम ऊपर से 49% आ रहे हैं तो नीचे से 51% आएंगे। मतलब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से जाएगा और कैसे जाएगा, और साथ साथ में इस पर भी डिपेंड करता है कि ये कितना है। मतलब कि अगर ये बहुत, अगर ये देखो जैसे ये चीज़ें हैं, ये अगर छोटा ये छोटा है तो ऊपर से आ जाएगा, और ये मान लो कि इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा है, तो ऊपर से आने में उसको तकलीफ होगा, तो वो नीचे से आएगा तो बिलो द प्लेन आएगा। इसको सिंपल ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। हाँ तो देखो अब क्या हो रहा है ना कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे देखो ये शो कर रहा है कि वो बिलो द प्लेन आ रहा है, और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये एबव द प्लेन आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है।
चलो इसको अब याद करने का ना एक अच्छा तरीका, अगर आपके अगर एग्जामिनेशंस में ऐसा आ जाए कि एशियन वन के बारे में आप लिखो, गिव मी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस अबाउट एशियन वन रिएक्शंस, या फिर इसको पूरा नाम हो जाता है, देखो यहाँ पे क्या है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो कैसे आप दोगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस? तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है, बरक्कत। मैं तो इसी तरह से याद करके मतलब अपने एग्जामिनेशंस में लिखा था और अच्छा नंबर आ गया था मेरा। मतलब अगर ये 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट दोगे तो ऑफकोर्स 5 नंबर तो 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और 5 नंबर का है तो फिर 5 नंबर का अगर एग्जामिनेशंस में पूछ रहा है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देना है और साथ साथ में ये भी लिख दो। एग्जामिनेशंस जो डिपार्टमेंट है चेकर, कॉपी चेकर से वो खुश हो जाएगा कि भाई मेरा तो पूरा सब कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ही दिया है, ऐसे करके। चलो अब बरकत क्या है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लेटर्स है ना उसका मीन्स है, छोटे लेटर्स का कोई मीन्स है। अब यहाँ पे छोटे लेटर कौन कौन सा है, तो ए का कोई मीन्स नहीं है, बड़े बड़े लेटर का मीन्स है। क्या है तो देखो, पहला कि बी से होता है ब्रिज हेड कार्बन, नो SN1 पॉसिबल। अब आप सोचोगे कि ब्रिज हेड कार्बन क्या है, नहीं है, तो ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ अभी कि ब्रिज हेड कार्बन ऐसे होते हैं कि मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन रहेगी ना, लेट सपोज यहाँ पे X है, यहाँ से जा रही है X, तो क्या होती है यहाँ पे प्लस फॉर्म कर देगी, तो इस स्ट्रक्चर में, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में SN1 पॉसिबल नहीं होती है। मैं आपको बाद में बता दूंगा, थोड़ा ही देर के बाद बता दूंगा आपको, देखो ठीक है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, चलो हटाओ, देखो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन है, जहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन वाले जो मतलब चीज़ें हैं ना उसको ब्रिड्स रूल भी कहा जाता है, बड़े बड़ी नाम में आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। सिंपल सा ब्रिज हेड कार्बन, वहाँ पे SN1 पॉसिबल नहीं होगा। क्या होता है, यहाँ पे X होता है, X हट जाता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे SN1 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब चलो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका R है उससे क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो R क्या है ना, रेशमिक मिक्सचर है। R से क्या हो रहा है, रेशमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन। अब आप सोचोगे कि रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना, कि ये न्यूक्लियोफाइल है जो बिलो द प्लेन है, ये न्यूक्लियोफाइल है जो आउट ऑफ द प्लेन है। तो मतलब क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें बन रही है बिलो द प्लेन वाली, मतलब ये कंपाउंड बन रही है बिलो द प्लेन वाली, ये कंपाउंड बन रही है अबव द प्लेन वाली। अब ये दोनों एक ही बीकर में रहेगी ना, तो एक बीकर में रहेगी तो वो क्या होगी, एक तरह से मिक्सचर हो गई। मिक्सचर में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लाइक मटर का हो गया, फिर वो क्या कहते हैं सेव वगैरह का हो गया, तो वो बहुत सारे मिक्सचर्स रहते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होता है कि एक होता है बिलो द प्लेन, एक होता है आउट ऑफ द प्लेन का, तो दोनों का मिक्सचर होता है, वो एक ही क्या कहते हैं बीकर में रहता फॉर्म कर देता है। तो वो क्या फॉर्म कर देता है, तो रेशमिक मिक्सचर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वही है रेशमिक मिक्सचर, और कोई बड़ी बातें नहीं है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि रेशमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है, और यहाँ पे देखो जो कार्बोकेटाइन फॉर्म करती है, मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन ऑलवेज क्या होती है, प्लेनर होती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम कहेंगे कि कार्बोकेटाइन फॉर्म इज प्लेनर एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, जो आ रही है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो क्या करिए, कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ऐसे करके हम लोग इसको पूरा लिख सकते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। देखो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। अब इसको कैसे आप याद करोगे, बी से क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन, SN1 पॉसिबल नहीं होता। आर से क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर फॉर्म करता है, और कार्बोकेटाइन होता है जो प्लेनर फॉर्म करता है, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आती हैं। बस ऐसे आप याद कर सकते हो। इसको 4-5 बार आप लिखोगे ना तब आपको चीज़ें याद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आर में क्या है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल देन डू। मतलब कह रहा है ना कि रीअरेंज करो, अगर पॉसिबल होता है तब करो, नहीं होता है तो नहीं करो। क्या है रीअरेंजमेंट हम बता देंगे, तुरंत बता देंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स नाम करके एक चैप्टर हम लोग का होता है, ठीक है। क्लास 12 में आप जाओगे वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स नाम करके फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर्स है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो ऐसे करके यहाँ पे रिएक्टेंट रहता है। अब देखो तो SN1 रिएक्शन है, यहाँ पे एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, यूनिमोलिकुलर चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो
SN1 रिएक्शंस में क्या यहाँ पे है, जो आपका पहले से हेलो एल्कीन्स है वही है, यहाँ पे कोई चीज़ कंपोनेंट्स नहीं काम कर रहा है, कोई भी थिंग्स यहाँ पे नहीं आ रही है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। यहाँ पे यूनिमोलिकुलर चीज़ें हैं, क्या है, यूनिमोलिकुलर चीज़ें। तो यहाँ पे सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी सिर्फ आपके हेलो एल्कीन्स पे और किसी पे नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, तो ये एक होता है कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ पे रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट एज ए क्या है, तो हेलो एल्कीन्स है, तो हेलो एल्कीन्स हो गया। और साथ में क्या है, यूनिमोलिकुलर्स है, तो मतलब एक ही है ना, यहाँ पे एक ही चीज़ें हैं ना। अब SN2 में देखोगे यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा, तो वो तो नहीं है यहाँ पे, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आ रही है यहाँ पे। तो वो तो ये डिपेंड नहीं ना कर रहा है स्टार्टिंग में, तो इसलिए ये यूनिमोलिकुलर है और एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो T से हो गया कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, क्या है, T से हो गया 2 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप ये और सेकेंड स्टेप ये। फर्स्ट स्टेप में X हटता है और सेकेंड स्टेप में NU वहाँ पे आके ऐड होता है। कैसे ऐड होता है, तो आउट ऑफ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ऐसा करके, ठीक है। अब देखो काइनेटिक्स तो समझ गए, 2 स्टेप मैकेनिज्म समझ गए, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है वो भी समझ गए, और ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है ये भी समझ गए। लेकिन अब देखो कार्बोकैटायन में आपको प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, वो जानना ज़रूरी है। देखो क्या है, नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये है छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है कि जो टर्सरी होता है ना वो ज़्यादा होता है, सेकेंडरी उसके बाद होती है, प्राइमरी उसके बाद होती है। मतलब कि इस वे में वो बढ़ती है, आपके जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो इस वे में बढ़ती है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या है, इसके अंदर का राज क्या है, तो उसके लिए अगर हम एक लेक्चर लेंगे तो वो अलग सेपरेटली 10 मिनट 20 मिनट आपका ले जाएगा। तो आपको वो अभी ध्यान में नहीं रखना है, उसका जानना ज़रूरी है बट आपको ध्यान में अभी नहीं रखना है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि टर्सरी ज़्यादा होता है, फिर उसका सेकेंडरी आती है, फिर उसके बाद प्राइमरी आती है। अब इसको रिकॉग्नाइज़ कैसे करोगे, तो देखो टर्सरी को रिकॉग्नाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वो जिस कार्बन पे, देखो जैसे ये कार्बन है ना, जैसे ये कार्बन है और कार्बन पे प्लस है मतलब कि वो कार्बोकैटायन है, ठीक है, और कार्बन पे माइनस है तो मतलब कि वो कार्बोएनाइन है, और कार्बन पे पॉइंट है तो वो फ्री रेडिकल है, ठीक है। एक हो गया कार्बन प्लस तो कार्बोकैटायंस, कार्बन पे माइनस तो कार्बोएनाइंस, और कार्बन पे पॉइंट हो गया एक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो हो गया फ्री रेडिकल्स हो गया कार्बन का, ठीक है। अब जब देखो यहाँ पे कि कार्बन का जो प्लस है वो एक कार्बन पे ऐड है, और वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से ऐड है तो वो टर्सरी हो गया, ठीक है। ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस है वो अगर 2 कार्बन से ऐड है तो वो सेकेंडरी हो गया, और वो कार्बन जिसके ऊपर प्लस है वो सिर्फ 1 कार्बन से ऐड है तो क्या हो गया, प्राइमरी। अब आप सोचोगे कि सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा तो कार्बन का तो बैलेंस ही, मतलब कार्बन तो 4 से अटैच होता है, तो यहाँ पे 4 हम यहाँ पे H लगा देंगे। मतलब कि कार्बन होता है ना कि उसका कोवैलेंसी 4 होता है, तो वो उसको 4 से अटैच करके रखो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये वो ऐसे करके, तो उसके लिए हम बोल रहा था मैं, ठीक है। चलो हटाओ। तो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको पहचानने में भी समझ में आ गया होगा कि टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है और प्राइमरी क्या होती है, ठीक है। अब चलो रीअरेंजमेंट हम लोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये आपके अच्छे क्वेश्चंस को गलत करवा सकते हैं और अच्छे क्वेश्चंस को सही करवा सकते हैं, जो कि बेसिकली लोगों को नहीं आता है करने के लिए, ठीक है। क्या है नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। ये रिएक्शंस, ये जो रीअरेंजमेंट है ना वो पार्ट ही है जो हिडन रहता है, और अगर आप इसको करना सीख गए तो फिर आपका सारा रिएक्शन खुद ब खुद बनने लगेगा। आपको याद करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी लेकिन कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो ये है क्या बेसिकली, तो कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन से एक ग्रुप H का या फिर PH का या फिर R का। अब आप सोच रहे हो कि H PH R क्या है, देखो H हो गया हाइड्रोजन, PH हो गया ये जो ग्रुप है ना इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं, और फिनाइल ग्रुप को PH से हम लोग करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे X रहता है, X हट जाएगा तो ये जो बच जाएगा ना वो PH बचेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स वगैरह में आने में ना
थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो जेई लेवल में आ जाते हैं। तो आई थिंक उसको उस पर उतना ध्यान नहीं देना है आपको, बेसिकली एच और आर पे ही ध्यान देना है, उसके ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है बस। तो क्या होता है कि कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन से एक ग्रुप ये सब माइग्रेट करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएगा और एक न्यू सीसी बनेगा, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा, जो अगर पुराने से ज़्यादा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। वो आप सोच रहे हो कि क्या है ये सब पढ़ दिए। देखो मैंने तो आपको स्टेबिलिटी भी बताया था, टर्सरी का ज़्यादा होता है, अरे यार, फिर सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी आता है, और उसका फिर कैसे बढ़ता है, तो ऐसे बढ़ता है, मतलब इस वे में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये तो आपको ध्यान में होगा। चलो अब देखो, यहाँ पे देखो, ये जो है ये क्या है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली आप इसको पहचान सकते हो कि ये कार्बन है CH2, उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप हट जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। और ये प्लस चार्ज कितने कार्बन से जुड़ा रखा है, तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रखा है, सिर्फ एक कार्बन से। यहाँ पे बाकी क्या है, तो बाकी 2 हाइड्रोजन है, दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने पहले क्या बोला था, ये एक सेकंड इसको इरेज कर दे रहे हैं। हम लोगों ने पहले क्या बोला था कि कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन से, तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देख लो बन गया है, और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन मतलब कि सी पे एक ग्रुप H का, PH का और R का। तो यहाँ पे H तो है नहीं कोई, PH भी नहीं है, PH फिर मतलब फिनाइल नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो R है। R मतलब कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे R एज ए अल्काइल ग्रुप क्या है, तो CH3 है। तो अब क्या करेंगे कि तीनों में से कोई भी अल्काइल ग्रुप, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, बात तो इक्वल है, क्योंकि वो कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले एडजेसेंट वाले कार्बन पे है प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पे आपके प्रेफरेंस के लिए मैंने क्या करा है कि ये वाली ले लिया, ये वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, देखो यहाँ तो पहला स्टेप है कि आपको Cl- हटा देंगे, तो हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 प्लस बन जाएगा, और बाकी सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि लेस स्टेबल होता है। मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी बताया था कि टर्सरी, प्राइमरी, और इसमें टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल होगा। अब क्या होता है कि क्लोरीन माइनस है जो निकल गया, तो इसको हटा दो। अब क्या यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे CH2 प्लस बच रहा है। और देखो अब बोल रहा है कि जो कार्बोकैटायन बन रही है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे से एक ग्रुप हटाओ। ठीक है, कैसे ग्रुप हटाना ये भी देखो लिख रखा है यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएगा। ठीक है, और एक न्यू कार्बोकैटायन बनेगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में कैसे, देखो जैसे लाइक CH2 प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे CH3 है, तो आपको भी पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है। तो वो क्या करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके साथ में चला जाएगा। तो ले भाई, अब मैंने ऐसे कर दिया, अब इसके पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का भूखा हो गया। और जो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो अब ये जो CH3 माइनस निकला है, तो अब क्या करता है, ये यहाँ पे जाकर ऐड हो जाता है। तो ये प्लस और ये माइनस क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इक्वल होगा तो क्या होगा, सिंपल सा ऐसे बन जाएगा। अब देखो क्या बन जाएगा, CH2 CH3 बन जाएगा, माइनस प्लस ये सब हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस ऑलरेडी है। यहाँ पे ये इसको लेकर हट रहा है, तो क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर हट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, CH3 माइनस आ जा रहा है, और यहाँ पे जाके प्लस ऐड करेगा तो CH2 CH3 बन जा रहा है। ठीक है, इरेज कर देना हूँ पहले इसको अच्छे से। देखो तो क्या हुआ कि यहाँ से लेके दोनों इलेक्ट्रॉन को हट गया और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आके यहाँ पे CH2 CH3 फॉर्म कर रहा है। अब जहाँ से हटा है भाई, क्या हो रहा है बेसिकली, प्लस। तो देखो अब यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज आ गया। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको पहचानने का नियम बताया था कि कार्बोकैटायन जिस कार्बन से जुड़ा है वो देख लो कि बगल वाले कितने कार्बन से जुड़ रखा है। यहाँ पे CH3 1 है, यहाँ पे CH3 2 है, यहाँ पे CH3 3 है, मतलब कि ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया।
मैंने आपको अभी बताया था कि टर्सरी ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, तो मतलब कि ये मोर स्टेबल हो गया मोर स्टेबल। देखो तो क्या हो गया, पहला स्टेप Cl3 हटाएं, यहाँ पे कार्बन कैटायन बताएं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको ये वाला ग्रुप हटा देंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3 बन जाएगा, ये प्राइमरी ये थर्सरी बन जा रहा है, ये हमको दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, टर्सरी यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिए। अब क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को हम लाते हैं। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, एज ए OH माइनस है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे OH माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जुड़ता है। अब देखो क्या होता है कि C प्लस था और यहाँ पे हम जाके OH माइनस जोड़ दे रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ C प्लस था। तो अब क्या होता है कि ये दोनों जुड़ के क्या बनता है, तो COH बन जाता है, और बाकी ये पे जितने हैं CH3 वो तो है ही, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे है ही। तो देखो यहाँ पे फाइनली क्या फॉर्म कर जा रहा है, तो ये फॉर्म कर जा रहा है CH3 C CH2 CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे OH बन जा रहा है। तो आई थिंक आपको रीअरेंजमेंट समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी आप एक बार फिर से इसको देख लेना, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद की जो लेक्चर्स है मैं आगे लूँगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी प्रॉब्लम्स जो आ रही है उनको ऑर्गेनिक पढ़ने में वो सॉल्व हो जाए। और बस अपना प्यार देना ना भूलिए। थैंक यू।